वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र पेपर 2 अर्थात पेपर 2 का नाम है आपके भारतीय शिक्षा का इतिहास और विकास। इसके बारे में टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लाइव आने वाला था लेकिन लाइव 2-3-4 दिन से लगातार मैं आ रहा हूं। नेटवर्क प्रॉब्लम इस समय चल रही गाँव में, इसलिए लाइव सेशन नहीं हो पा रहे हैं। वैसे हमने सोचा वीडियो बना के अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिल जाएं जिसकी आपको बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी। आइए शुरू करते सेशन को। मेरे प्यारे दोस्त, मॉडल पेपर होगा 2021 का, 2022 के लिए भी कार्य करेगा। ध्यान रखेंगे 2020 के प्रश्न पत्र को हल करके इसमें बताया गया है, तो ऐसे प्रश्नों को लिया गया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से 2021 के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें अगर इन 100 प्रश्नों में से आपने 50 से ऊपर कर लिया, 55 प्रश्न लगभग कर लिए, तो आपका चांदी चांदी है। मतलब आप बड़े ही आसानी से पेपर में जो है पेपर के कैसे भी प्रश्न बना दे वो आप 55% से ऊपर नंबर लाएंगे अगर इस वीडियो को एक ही वीडियो के अंतर्गत आपने कर लिया तो, क्योंकि यहीं से अधिक मात्रा में आपके प्रश्न पूछे आ रहे हैं। इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को भी समाहित करने का प्रयास किया है जिनकी 2021 में पूछे जाने की संभावना ही है और साथ ही साथ वह 2018 और जो है 19 और 20 में पूछे भी गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखा, एक बार हाथ जोड़ करके आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारा का सारा जो ज्ञान है आपके अंदर प्रवेश कर जाए। एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एकदम आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। बस आपको थोड़ा सा समय देना है, उसी समय के अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा 100 प्रश्न। तो मैं आप लोगों को इधर उधर की मैं कि नहीं 10 मिनट की वीडियो बनाऊं, 5 मिनट की वीडियो बना दूं, उसमें तमाम सारे पार्ट बनाऊं, मुझे ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं मतलब उसमें रुचि है। आपको मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत समस्त नॉलेज दे दूंगा और एक बार में आप बहुत गहन अध्ययन करने वाले हैं तो बड़े ही आसानी से तैयारी करके बैठ जाइए। मुंह हाथ धो करके बैठिएगा, बड़े आसानी से सारे मुद्दे आपके क्लियर होंगे, एक भी मुद्दा छोड़ करके नहीं जाएगा। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। नोट यहाँ पर सबसे पहली बात, अगर आप परीक्षा में जाते हैं, आप प्रश्न पत्र में कहीं पर परीक्षा हाल में जाते हैं तो सबसे पहली बात आपको एक बात मैं आपको बता दूं, वहाँ पर आपको नोट पढ़ लेना है। नोट जो दिया होता है वहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, जो निर्देश दिए होते हैं, तो उस निर्देश को पढ़ लीजिएगा। उस निर्देश में क्या क्या लिखा है उस बातों को गहनता से देख लीजिएगा। उसके बाद में ही परीक्षा में दिए गए जो प्रश्न है प्रश्न पत्र में उसको हल करने बैठिएगा। यहाँ पर लिखा क्या है, नोट सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं समान है। मतलब पहले का अगर 1 नंबर मिलेगा तो दूसरे का भी 1 ही नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसका 1 मिल जाए और इसका आपको 2 दे दिया जाए, ऐसा नहीं। ओके, तो कोई भी प्रश्न करेंगे आपको कितने मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं भैया। पहला प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा आयोग जो कि 1964 से 66 ईस्वी का है शिक्षा आयोग, उसके प्रतिवेदन का जो शीर्षक था, मतलब कि जो शीर्षक जानते हैं, शीर्षक होता है एक जो कि सबसे ऊपर, शीर्षक मतलब शीर्ष क्या होता है, ऊपर जो बैठा है, तो अर्थात जो सभी चीज़ से ऊपर बैठा होता है, मतलब पूर्ण रूप से उसी शीर्षक को पढ़ने के बाद में पूरे जो एक प्रकार से जो ब्यौरा होता है उसका, इसे मान लेते हैं आपने कोई पाठ पढ़ता है, आपने कोई पाठ पढ़ा तो उस पाठ का एक शीर्षक होता है। अर्थात शीर्षक पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि इस पाठ में क्या दिया गया। जैसे मछली और जो है जोंक की कहानी दी है, या फिर लोमड़ी और जो है कौवे की कहानी दी है, तो वहाँ पे लिखेगा लोमड़ी और कौवे की कहानी, शीर्षक में लिखा है, तो वो होता है शीर्षक। तो इसी प्रकार से हर एक आयोग का, हर एक कमेटी का क्या होता है, एक शीर्षक होता है। तो वही बताया, पूछा जा रहा है कि 1964 और 66 के ईस्वी के आसपास का जो शिक्षा आयोग था उसका शीर्षक क्या था। ऑप्शन ए में दिया है बिना बोझ का सीखना, बी ऑप्शन दिया है एक जागृत एवं मानवीय समाज, सी ऑप्शन दिया शिक्षा एवं भारत के लोग, और डी ऑप्शन दिया है शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। शिक्षा आयोग जो कि 1964-66 फिर वही पूछा गया, इसको अन्य किस नाम से हम जानते हैं। अर्थात शिक्षा आयोग जो कि 1964 से 66 के बीच का है उसको एक और नाम से हम जानते हैं, वह नाम कौन सा है। एक ए ऑप्शन में दिया कोठरी आयोग, बी में दिया है मुदालियर, सी में दिया राधाकृष्णन और डी में दिया है वर्धा आयोग। क्या होगा, क्या लगता है आपको, बड़ी आसानी से बताने का प्रयास करें, क्या लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका कोठरी आयोग। क्या होगा, कोठरी आयोग, ऑप्शन ए में दिया, यही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर देखिए। विश्वविद्यालय स्तर पर कौन सी समस्या विवादाग्रस्त है, बताएं। ए ऑप्शन दिया है स्वायत्तता,
बी ऑप्शन दिया अनुसंधान, सी दिया है सह शिक्षा और डी दिया है उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा स्वायत्तता होगा। तो विश्वविद्यालय स्तर पर जो समस्या होती है विवादाग्रस्त है वह स्वायत्तता वाली जो है समस्या विवादाग्रस्त है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, बड़े आसानी से आप कर लेंगे इसको। ओके, चलें अगला प्रश्न है आपके सामने आ चुका है चौथा नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में दिया है देखिएगा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ऑप्शन बी में दिया प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सी में दिया है प्राथमिक शिक्षा का प्रभावी संचालन और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर होगा, आपको क्या लगता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी चीज़ का उद्देश्य, किसी चीज़ की विशेषताएं या लाभ हानि या कार्य पूछा जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा उपर्युक्त सभी, और अगर ऐसा मिलता है तो 100% नहीं तो 99.99% यही करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा नंबर प्रश्न, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में लगभग जो है 11 से 12 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आगे देखें भैया, पाँचवा नंबर प्रश्न है कि वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, ऑप्शन ए में दिया स्कूलों में। तो वैदिक काल में स्कूल कहाँ होते थे, बी ऑप्शन दिया है मदरसों में, सी ऑप्शन दिया आश्रमों में। तो ना मदरसा होता था ना तो स्कूल होता था वैदिक काल में, बचा कौन, सी ऑप्शन आपका आश्रमों में। सही है, यही आश्रम में शिक्षा देती थी, गुरुकुल होता तो गुरुकुल लगाते। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो वैदिक काल में जब वेदों का काल चल रहा था, वैदिक कालीन शिक्षा जो है एक प्रकार से प्राचीन काल का प्रथम स्वरूप है। अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा का मूल आधार ही वेद रहा है। तो वेद को वेद जो है मेरे प्यारे दोस्तों, यह विश्व की प्राचीनतम रचना है। और बात करें हम वेदों की, तो वेद कितने पुराने हैं इस संदर्भ में जो है ऋषि मुनियों ने बताया भी, और उसमें एक प्रकार से अगर बात करूं तो ऋषियों ने इसे लिपिबद्ध भी किया है, ऋषियों ने ही लिखा है। लिपिबद्ध का काल लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। मतलब ईसा पूर्व की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व, लगभग आज से 4500 वर्ष पूर्व के वेद हैं। मतलब कि आज से 4500 वर्ष, अगर 4500 वर्ष पूर्व हम पहले हम जाएं तब वेदों की रचना वहाँ पर हो रही थी। तो उस समय जो शिक्षा चल रही थी वह कहाँ पर दी जा रही थी, तो वह आश्रमों में शिक्षा दी जा रही थी। यह बात आपको पता होनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम सा विद्याया विमुक्तये है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विद्या विहीना पशुभ्य समाना ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, ये एक प्रकार शिक्षा से संबंधित श्लोक प्रचलित था। उस समय शिक्षा का अलग स्वरूप हुआ करता था वैदिक काल में। यह बात ध्यान रखें। किसी दिन मैं जब चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा तो उसमें वैदिक कालीन शिक्षा ही चैप्टर 1 है, विस्तार से समझाऊंगा एकदम आपकी अपनी भाषा में, कोई मुद्दा छोड़ करके नहीं जाएगा। एक भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में छोड़ करके चला जाएगा उस दिन पढ़ाना बंद कर देगा। अगर मेरा पूरा का पूरा सिलेबस आपने देख लिया, अगर मैंने पढ़ा दिया तो यह बात आपको जो है पता हो जानी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर यूपीएससी से संबंध रखते हैं, अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल शुक्ला IAS एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे, शुक्ला IAS एकेडमी। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर प्रश्न है बौद्ध काल में। बौद्ध काल, वैदिक काल के बाद में बौद्ध काल आप समझते हैं, महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध के बारे में जो है उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वह किस भाषा में दी जाती थी, पूछा गया है। किस जो है भाषा में दी जाती थी। ध्यान रखें, सबसे पहली प्राचीन भाषा अगर पूछे वैदिक काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी, तो भैया सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, सबसे पुरानी भाषा आपकी है संस्कृत। कौन है, संस्कृत। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। संस्कृत ऐसी भाषा जिसके भाषा में क्या है, मधुरता है, इसके काव्य मधुर हैं। भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली यह संस्कृत भाषा, इसमें बड़े छंद भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। तो संस्कृत जो है उससे उसके बाद में कौन सी भाषा आई, उसके बाद में आपकी आई पाली भाषा। कौन सी, पाली भाषा आई। पाली के बाद में कौन सी आई, पाली के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों प्रकृत आई। प्रकृत के बाद में कौन सी आई, अपभ्रंश आई। कौन सी आई, चले अपभ्रंश आई। आगे बढ़ो, आगे और कौन सी आई उसके बाद में, अपभ्रंश के बाद में आपकी छिटपुट जो गांव वगैरह में बोली जाती थी। अपभ्रंश के बाद में यहीं पर अवहट्ट बता दीजिए, अवहट्ट। ओके, और अवहट्ट के बाद में आपकी जो आई हिंदी आई। हिंदी भाषा बोलियों का क्या है, समूह है, ध्यान रखेंगे।
हिंदी भाषा जो है बोलियों का समूह। हिंदी की भाषा शुरुआती में आपको अवधी भाषा में रचनाएं मिलेंगी और ब्रज भाषा में देखते रामचरितमानस और जो है सूरसागर जैसी ग्रंथ आपकी। चले, तो ये थे कुल मिलाकर संस्कृत। तो वैदिक काल भैया सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, तो वैदिक काल भी सबसे प्राचीन है, तो वैदिक काल में संस्कृत भाषा में। अब बात करें बौद्ध काल की, तो बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम था कौन था? पाली था, क्योंकि संस्कृत के बाद में बौद्धिक कालीन शिक्षा के बाद में बौद्ध काल भी आया है। मतलब वैदिक काल, वेद काल में, वेद काल के बाद में, वैदिक काल के बाद में आपका बौद्ध काल आया है। तो बौद्ध काल के संस्कृत के बाद में कौन सी भाषा? पाली। ध्यान रखेंगे, तो पाली भाषा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न है आपका 7वां नंबर। मुदालियर आयोग संबंधित था। मुदालियर आयोग किससे संबंधित था? ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक शिक्षा से, बी दिया है माध्यमिक शिक्षा से, सी दिया है उच्च शिक्षा से और डी दिया है उपरोक्त सभी से। तो जो 7वां का करेक्ट आंसर होगा वह होगा माध्यमिक शिक्षा से। तो मुदालियर आयोग जो संबंधित था वह किससे है भैया? माध्यमिक शिक्षा से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ो, 8वां नंबर प्रश्न दिया है बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी। ऑप्शन ए में दिया 15 वर्ष, बी में दिया है 10 वर्ष, सी में दिया है 12 वर्ष और डी में दिया 8 वर्ष। तो बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की जो अवधि थी वह 12 वर्ष की थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया है 9वां नंबर। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन ए में दिया दरगाह में, बी दिया है खानकाह में, सी दिया है मकतब में और डी दिया है मदरसा में। किस में दी जाती थी भैया? मदरसा में। आपको पता होगा मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा जो दी जाती थी अभी भी मदरसे में दी जाती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए में दिया है ताराचंद कमेटी 1948 से 49, बी ऑप्शन दिया नरेंद्र देव कमेटी 19 से 52-53 और सी ऑप्शन दिया है मुदालियर आयोग 1952 से 53, डी दिया है कोठरी आयोग 1964 से 66। ध्यान रखेंगे यह कोठरी आयोग शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे शिक्षा आयोग 1964 से 66। ध्यान रखेंगे ताराचंद कमेटी कब बनी? 1948 से 49। नरेंद्र देव कमेटी कब बनी थी? 1952 से 53। तो आपसे यह भी पूछा सकता है मुदालियर कमेटी का समय काल क्या है? 1952 से 53। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव जो दिया था वह आखिरकार किस कमेटी ने दिया था? तो बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव ताराचंद कमेटी ने दिया था 1948-49 वाली। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, ए में दिया ताराचंद कमेटी। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11वां नंबर प्रश्न है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? सभी लोगों को पता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। तक्षशिला का विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हुआ, तक्षशिला। ओके, आगे बढ़ा जाए। 12वां नंबर प्रश्न है अखिल भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की मतलब स्थापना का सुझाव जो दिया था वह किसने दिया था? किस आयोग ने दिया था? मुदालियर कमेटी ने दिया था या फिर आपको दिया है? मुदालियर कमेटी कब आई थी? मुदालियर कमेटी हमने आपको बताया था 1952-53 में। मुदालियर कमेटी 1952-53 में एक और कमेटी थी नरेंद्र देव कमेटी। और दूसरी कमेटी आपका कोठरी आयोग कब आया था? 1964 से 66 में, हमने आपको बता ही दिया। आपका मेरे प्यारे दोस्तों और भी आपका नरेंद्र देव कमेटी कब आई थी? 1952-53 में। और उच्च शिक्षा आयोग जो है पूछा, आपसे प्रश्न पूछा गया कि अखिल भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव जो दिया था वह किसने दिया था? 12 नंबर प्रश्न। तो मुदालियर आयोग ने दिया था। किसने दिया था? मुदालियर आयोग 1952-53। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है भारत में वैदिक काल का प्रारंभ कब हुआ था? तो वैदिक काल का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के कितने ईसा पूर्व तक? 500 ईसा पूर्व। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 2500 ईसा पूर्व। हमने बताया था आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व जो है 4500 वर्ष पूर्व वेदों की रचना हो जाती है और वहीं से जो है वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो यह आपका 2500 ईसा पूर्व। जब ध्यान रखेंगे ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 0 ईस्वी में हुआ था। और इनके जन्म से इस साइड को मतलब इनके जन्म से पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के बाद में ईसा पूर्व मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं? बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। इसके बाद वाले को मेरे प्यारे दोस्त हम क्या कहते हैं? एनो डोमिनी कहते हैं, मतलब एडी कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको? हम ईस्वी कहते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं 2021 चल रहा है, इधर 2021 चल रहा है, मतलब कि 2000 मान लेते हैं। तो इधर 2000, इधर 4500 2500 ईसा पूर्व, 2500 पीछे चले जाइए ईसा से, और इधर जो है 2000 आगे आए हैं। तो 2500 और 2000 आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा?
4500, कितना हो जाएगा 4521 साल। तो 45 लगभग 2500 मतलब कि 4521 साल पुराने हैं वेद, ध्यान रखेंगे यहाँ। और यही पूछा जा रहा है कि भारत में वैदिक काल का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, तो 2500 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और कब तक चला था, 500 ईसा पूर्व तक। मतलब ईसा आज से लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व तक जो है समाप्त हो चुका था। आज से अगर आप 45 वर्ष पूर्व जाएंगे मतलब कितने साल तक रहा है, तो लगभग 2000 साल तक जो है रहा है मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक काल। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध युग की विशेषता नहीं है। ए ऑप्शन दिया शरणत्रयी, बी ऑप्शन दिया अष्टांगिक मार्ग और सी ऑप्शन दिया है उपसंपदा संस्कार और डी ऑप्शन दिया है जीवन के ऋण। क्या करेक्ट आंसर होगा, तो जीवन के ऋण इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने। बालक एवं बालिकाओं की समान शिक्षा का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए में दिया वैदिक काल से, बी दिया है ब्राह्मण काल से, सी दिया है बौद्ध काल से और डी दिया मुस्लिम काल से। तो बालक एवं बालिकाओं की समान शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ है वह वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए थोड़ा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 16 नंबर की। शाहजहां जो कि एक प्रकार से रानी थी जो है दिल्ली के सुल्तान की, और कहीं ना कहीं पे मुग़ल शासक था, उसकी जो है शाहजहां रानी थी। और शाहजहां जो है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इन्हीं की जो है मुमताज़ वैसे थी। चले आगे देखते हैं। शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था, यह स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो एक ऐसा मुस्लिम शिक्षा केंद्र जो कि सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, फिरोजाबाद में, जौनपुर में, कहाँ पर स्थित है। 16 नंबर प्रश्न तो जौनपुर में स्थित है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा की विशेषता थी। ऑप्शन ए में दिया शारीरिक शिक्षा का विकास, बी दिया है भवन निर्माण शिक्षा का विकास, सी दिया आर्थिक शिक्षा का विकास और डी दिया नारी शिक्षा का विकास। तो मुस्लिम शिक्षा की विशेषता थी, कौन सी विशेषता थी मुस्लिम शिक्षा की, नारी की शिक्षा का अभाव, मतलब नारी की शिक्षा में कमी जो है रखते थे ये लोग, मतलब स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न लॉर्ड मैकाले की पाश्चात्यवादी शिक्षा नीति आधारित थी। ऑप्शन ए में दिया है प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास पर, बी में दिया है भारत में मतलब अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर, सी में दिया है 1 लाख रुपए से भारतीय सभ्यता का विकास करना और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा 18 में का, उसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास करना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न शिक्षा नीति 1854 की घोषणा की। ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड मैकाले, बी दिया है विलियम बेंटिक, डी सी दिया है ऑकलैंड और डी दिया है चार्ल्स वुड। 19 का करेक्ट आंसर जो होगा चार्ल्स वुड। ओके, शिक्षा नीति 1854 जो आई थी उसकी घोषणा चार्ल्स वुड ने की थी, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 20वां नंबर प्रश्न यह गोखले बिल शिक्षा के स्तर से संबंधित था, किस शिक्षा के स्तर से है भैया। ऑप्शन ए में दिया प्राथमिक शिक्षा स्तर, बी दिया है माध्यमिक स्तर, सी दिया व्यावसायिक और डी दिया धार्मिक स्तर। 20वें का करेक्ट आंसर जो होगा प्राथमिक स्तर होगा। गोखले बिल शिक्षा के स्तर से संबंधित था, कौन था, प्राथमिक स्तर। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका वर्धा योजना के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी थे। वर्धा योजना के कौन थे भैया, वर्धा शिक्षा योजना के वर्धा आश्रम किससे संबंधित है, गांधी जी से संबंधित। ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो वर्धा योजना के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन ए में दिया 1946, बी में दिया 1956, सी में दिया 1966 और डी में दिया 1976। तो शिक्षा को भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था वह वर्ष है मेरे प्यारे दोस्तों, वह वर्ष है आपका 1976। कौन सा वर्ष है, 1976 हुआ था 42वां संविधान संशोधन। संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट मतलब संशोधन हुआ था। और जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी समय 1976 में, और इसी में सारा का सारा संविधान हेर फेर कर दिया गया था। ध्यान होगा आपको, यहीं पे इसी को 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मतलब कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि छोटा संविधान, लघु संविधान के नाम से अनुच्छेद पूछा था कि कौन से संविधान संशोधन को जाना जाता है। तो 42वां संविधान
42वें संविधान संशोधन को जाना जाता है। ओके, चलिए समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची जो होती है इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना सकती हैं। तो इस पर केंद्र जो होती, केंद्र सरकार वह भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। तो ध्यान रखें, शिक्षा पर राज्य सरकार भी कानून बनाती है और केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। तो राज्य और केंद्र दोनों सरकारें बनाती है। अब यहाँ पर आप देखते होंगे एक प्राइवेट स्कूल होता है, एक सरकारी होता है। तो इसमें तो हो सकता है आप प्राइवेट वाले जो निजी होते हैं उनको छोड़ दीजिए। तो ये तो पूंजीवादी और जो है एक प्रकार से साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बताने लगा। वहीं पर आप देखते हैं तो एक उच्च शिक्षा मतलब कि एक प्रकार से केंद्रीय विद्यालय होता है और एक प्रकार से आप देखते होंगे एक प्राथमिक विद्यालय होता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा स्वित्त पोषित होता है, मतलब कि वित्त पोषित होता है, पैसा वैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ पर किसको दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? वह जो है केंद्र सरकार देती है। एक होता है केंद्रीय, एक होता है नवोदय। नवोदय राज्य की संस्था होती है और जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पुलिस किसकी है? पुलिस समवर्ती सूची का विषय है या फिर राज्य सूची का या फिर केंद्र का? तो राज्य सूची का विषय है। ओके, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था। शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र का 23 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास करें। 23 नंबर उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था। अगला है 24 नंबर, वरिष्ठ विश्वविद्यालय का सुझाव दिया था। किसने दिया था? कोठरी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय। किसने दिया था? बताने का प्रयास करें। 24 नंबर प्रश्न कोठरी आयोग, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 25 नंबर दिया हुआ है प्रश्न आपके सामने आ चुका कि बनस्थली विद्यापीठ स्थापित है। बनस्थली विद्यापीठ जयपुर में स्थापित है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में क्या दिया है? भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किया था। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, मिशनरियों ने, गोखले ने, महात्मा गांधी ने, किसने करा था? भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ जो किया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मिशनरियों ने। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में खुला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए में दिया 1969, बी में दिया 1979, सी में दिया 1982, डी में दिया 1999। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा 1989। 1989 क्या होगा? 27 का 1989। एक मिनट रुकिएगा, 1900 यहाँ पर क्या दिया है? मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर? 89 नहीं 82, 1982। ऑप्शन इसका क्या होगा? सी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो वैदिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है। अब बताने का प्रयास करें। वैदिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था हमने बताया था, जब उद्देश्य पूछा जाए, कार्य पूछा जाए, विषय क्षेत्र पूछा जाए तो आप सीधा उपयुक्त सभी मारेंगे। नैतिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, आध्यात्मिक विकास भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए, यह सुझाव दिया था किसने? ए ऑप्शन दिया है राजा राम मोहन राय, बी दिया है महात्मा गांधी, सी दिया है गोपाल कृष्ण गोखले और डी दिया हंटर आयोग। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को जाना जाता है किस नाम से? तो सेंट्रल आयोग के नाम से जाना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल आयोग। 31 नंबर प्रश्न है, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने से मतलब करने के संस्कार को क्या कहा जाता था? तो शिक्षा आरंभ करने के संस्कार को पवज्जा संस्कार के नाम से जाना जाता था बौद्ध काल में, पवज्जा। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, स्वाध्याय पद्धति पुस्तकालयों का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ? 32 नंबर प्रश्न बताएं, वैदिक काल में। क्या वैदिक काल में स्वाध्याय पद्धति पुस्तकालयों का प्रारंभ हुआ था? वैदिक काल में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न 33 नंबर, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था भैया? मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना, सबसे पहली बात। ऑप्शन इसका यही ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की साक्षरता प्रतिशत थी कितनी थी? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? ऑप्शन ए में दिया 5%, बी में दिया 6, सी में दिया 7 और डी में दिया 14%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लगभग 14% के आसपास थी भारत की साक्षरता। साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है, 1854 ईस्वी में सहायता अनुदान दिया गया था।
केवल मिशनरी विश्वविद्यालयों को, मतलब कि केवल मिशनरी विद्यालयों को, केवल कंपनी विद्यालयों को, या फिर केवल भारतीय विश्वविद्यालयों को, किसको दिया गया था? या उपरोक्त सभी को। 35 नंबर का बताने का प्रयास करें। केवल मिशनरी विश्वविद्यालयों को, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखिए, केवल मिशनरी को मिला था सहायता, क्या मिला था? सहायता अनुदान मिला था 1854 में। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। 36 नंबर प्रश्न क्या दिया है भैया? 36 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मुस्लिम शिक्षा की कमी थी। मुस्लिम शिक्षा की क्या कमी थी? ऑप्शन ए में दिया अच्छे गुरु शिष्य संबंध, बी दिया इस्लाम धर्म का विकास, सी दिया साहित्य में इतिहास का विकास, मातृभाषा में शिक्षा नहीं। मुस्लिम शिक्षा की सबसे बड़ी जो कमी थी वह कमी थी मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जाती थी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड ने शिक्षा नीति की घोषणा की थी, बताइए कब करी थी? 37 नंबर प्रश्न। तो इन्होंने 19 जुलाई 1854 ईस्वी में चार्ल्स जो है वुड ने शिक्षा नीति की घोषणा की थी, 19 जुलाई 1854। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। 10+2+3 शैक्षिक संरचना को प्रस्तावित किया गया था किस शिक्षा नीति के तहत? 1968 के, 1986 के, या फिर 1989 के, या फिर इनमें से कोई नहीं। 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में जो आई थी उसके तहत 10+2+3 मतलब जो है 10वीं तक आप पढ़ें, उसके बाद में फिर 2 क्लास मतलब ये जो है 11-12, उसके बाद में फिर 3 जो है बीए के 3 साल या फिर बीएससी के 3 साल जो भी आप करते हैं। ओके, अब क्या क्या नीति चल गई? 5+3+3+4 की नीति चल गई। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? शुरुआत के 5 साल क्या होते हैं? शुरुआत के 5 साल आपके बेसिक क्लासेस होती हैं नई शिक्षा नीति में। यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा। बेसिक क्लासेस मतलब कि आपका जो है पीजी, आपका उसमें पीजी आ जाता है, उसके बाद में नर्सरी, उसके बाद में केजी। तो ये 3 क्लास जो होती हैं आपकी बेसिक क्लास हो गई। उसके बाद में 1 और 2 कुल मिला करके 5 क्लास जो हो गए आपके। ये 5 क्लास आपके इसमें 5 में आते हैं। 5 क्लास किस में आते हैं? शुरुआत के 5 चीज़ों में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, तो अगला जो 3 साल आता है वह अगले 3 साल में आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी देने को दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे प्यारे दोस्त? 3, 4, 5 में कुछ दूसरे प्रकार की शिक्षा आपको दी जाएगी, मतलब एक प्रकार से जो कि कौशल डेवलपमेंट पर होगी, कौशल विकास पर होगी। उसके आगे फिर जो है 3 जो आपका और बचता है, उस 3 में 5+3+3। अब 3 में क्या बचा आपका? 6, 7, 8। ये इस 3 में कुछ अलग प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में जो आपका जो है 4 बचा लास्ट वाला, वो 8 के बाद में 9, 10, 11 और 12 इसकी शिक्षा नीति ये होगी। ओके, तो अब 5+3+3+4 की शिक्षा नीति लागू होने वाली है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि वर्धा शिक्षा मतलब वर्धा योजना संबंधित थी। आप ऑप्शन ए में दिया प्राथमिक शिक्षा, बी दिया माध्यमिक शिक्षा, सी दिया ए और बी दोनों से संबंधित थी। किससे संबंधित थी बताइए? वर्धा शिक्षा योजना जिसके जो है महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, तो प्राथमिक शिक्षा से जो है संबंधित थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला है 40 नंबर प्रश्न। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया? अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे प्यारे दोस्त। अगला प्रश्न 41 नंबर। ग्रामीण विश्वविद्यालय का सुझाव जो दिया था वह किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया है भारतीय शिक्षा आयोग, बी में दिया है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, सी में दिया है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और डी में दिया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग? ऑप्शन डी। ओके, यही करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न देखिए, लगे हाथ। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, कब करी थी? तो 14 जुलाई 1964 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार के द्वारा, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, 14 जुलाई 1964। आगे बढ़ा जाए, 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताने का प्रयास करें। 43 नंबर, डॉक्टर DS कोठारी कौन थे? इसीलिए इसको हम कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। तो DS कोठारी जो थे वह शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा
सर्व शिक्षा अभियान संबंधित किससे है? ए ऑप्शन दिया प्रौढ़ शिक्षा से, बी दिया है प्राथमिक शिक्षा से, सी दिया है बालिका शिक्षा से और डी दिया है माध्यमिक शिक्षा से। तो सर्व शिक्षा अभियान जो आपका संबंधित है वह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 45 नंबर प्रश्न आप देखिए, भारतीय शिक्षा नीति 1986 विभाजित है, कितने खंडों में विभाजित है? तो 12 खंडों में भारतीय शिक्षा नीति 1986 जो है वह विभाजित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे कौन? स्वयं राजीव गांधी जी थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शांति निकेतन स्थापित है, शांति निकेतन जो है स्थापित है कहाँ पर? तमिलनाडु में है या पश्चिम बंगाल में है या मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है? कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन जो है वह कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे चलते हैं 48 नंबर प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, 48 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया शांति निकेतन को लेकर के। क्या प्रश्न है देखिए, देखने का प्रयास करें आप सभी लोग। प्रश्न आपसे पूछा गया कि शांति निकेतन जो है वह जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है मद्रास विश्वविद्यालय, बी में दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय और सी में दिया है विश्व भारती विश्वविद्यालय और डी में दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब मद्रास विश्वविद्यालय तो भैया पश्चिम बंगाल में है नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वह भी नहीं है। बचा कौन आपका? विश्व भारती विश्वविद्यालय, यही करेक्ट आंसर होगा। तो शांति निकेतन के नाम से हम विश्व भारती विश्वविद्यालय को जानते हैं। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी भारत आई थी। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी भारत कब आई थी? तो वह आई थी भारत में 1939 ईस्वी में, 1939 में आई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की किस धारा में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी? किस धारा में बताया गया है? तो यह बातें कही गई है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। क्या बातें? 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, किसके तहत की गई है? तो ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकारों के तहत भी की गई है और नीति निर्देशक तत्व के तहत भी की गई है। यहाँ पर आपको अनुच्छेद 25 दिया और अनुच्छेद 25 में ही जो है 14 से वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए एक प्रकार से अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर मिलती भी है। ऑप्शन इसका जो है कौन सा सही करेक्ट आंसर होगा? आंसर इसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों 50 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका 21 का। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? त्रिभाषा सूत्र को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो कोठारी आयोग ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 52 नंबर प्रश्न दिया है कि उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? उच्च शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है? ए ऑप्शन दिया है छात्र अनुशासनहीनता, बी ऑप्शन दिया है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सी ऑप्शन दिया है उद्देश्यहीन उच्च शिक्षा, डी दिया है उपर्युक्त सभी। 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रिक फॉलो करिए मेरी। हमने बताया जब भी किसी चीज़ के बारे में हानि, लाभ, समस्या, विशेषता, उद्देश्य या कार्य के बारे में बात करें तो वहाँ पर उपर्युक्त सभी एक ऑप्शन दिया होगा, वही करेक्ट आंसर होता है ज़्यादातर। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है शिक्षा के अध्ययन हेतु सुझाव दिया। शिक्षा के अध्ययन हेतु सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया कोठारी आयोग, बी में दिया है मुदालियर आयोग, सी में दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डी में दिया है उच्च शिक्षा आयोग। तो 53 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो शिक्षा शास्त्र के अध्ययन हेतु जो सुझाव दिया था वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत दिया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। 54 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था? तो वैदिक काल में शिक्षा का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वह तक्षशिला हुआ करता था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 55 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा पर नियंत्रण प्रारंभ हुआ। शिक्षा पर नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? वैदिक शिक्षा में या फिर मुस्लिम शिक्षा में या फिर बौद्ध शिक्षा में या अंग्रेजी शिक्षा में? तो शिक्षा पर जो नियंत्रण प्राप्त हुआ है वह अंग्रेजी शिक्षा में आकर के हुआ। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 56 नंबर प्रश्न देखिए, बौद्ध शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, विद्यालयों में, मठों या बिहारों में या मकतब में? किसमें थी बौद्ध जो शिक्षा दी जाती थी? वह दी जाती थी आपका मठों एवं बिहारों में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 57 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें।
सैडलर आयोग का संबंध था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था बताइए। तो प्राथमिक शिक्षा से बिल्कुल था, माध्यमिक शिक्षा से इससे भी था, लेकिन व्यावसायिक शिक्षा से नहीं था। तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वह ऑप्शन सी में दिए हैं, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 58 नंबर प्रश्न दिया है, विश्वविद्यालयों में विद्वत परिषद के गठन का सुझाव दिया था। ए ऑप्शन दिया सैडलर आयोग, बी दिया हंटर आयोग, सी दिया गोखले समिति और डी दिया कोठारी आयोग। तो 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? हंटर आयोग। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, माध्यमिक स्तर पर पर्दा विद्यालयों का सुझाव दिया था। तो माध्यमिक स्तर पर पर्दा विद्यालयों का जो सुझाव दिया था किसने दिया था? हंटर आयोग ने, या गोखले समिति ने, या फिर सैडलर आयोग ने, या फिर डी उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका 59 का जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? 59 का मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा ए ऑप्शन हंटर आयोग। माध्यमिक स्तर पर पर्दा विद्यालयों का सुझाव जो दिया था हंटर कमीशन ने दिया था, हंटर आयोग ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा भैया। 60 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था। ए दिया है संस्कृत, बी दिया है पाली, सी दिया है हिंदी और डी दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वैदिक काल में शिक्षा हमने आपसे शुरुआत में आपको बता दिया था, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। वह भाषा कौन सी है? वह भाषा है संस्कृत। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। बात करें बौद्ध काल की, तो बौद्ध काल में पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। 61 नंबर प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। ए दिया है गुजरात में, बी दिया है मध्य प्रदेश में, सी दिया है उत्तर प्रदेश में और डी दिया है बिहार में। कौन नहीं जानता भैया? सभी लोग जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 62 नंबर प्रश्न देखिए, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी प्रारंभ होती है। कब प्रारंभ होती? कि 4 वर्ष 4 माह या 4 दिन में, या 5 वर्ष 5 माह 5 दिन में, 6 वर्ष 6 माह 6 दिन, या फिर 7 वर्ष 7 माह 7 दिन? बताने का प्रयास करें। ए बी सी डी क्या होगा? तो जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो बिस्मिल्लाह खानी है वह 4 वर्ष की अवस्था, 4 माह की अवस्था और 4 दिन की जब अवस्था हो जाती है तो बिस्मिल्लाह खानी जो शिक्षा प्रणाली में होती है यह प्रारंभ होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 63 नंबर प्रश्न देखिए, जिला प्रशासनिक शिक्षा कार्यक्रम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DPEP के नाम से जानते हैं की शुरुआत कब हुई थी? 93, 1900, 1994, 95, 1900 या फिर 1996? बताइए। 1994 ईस्वी में DPEP की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की जो है स्थापना या फिर शुरुआत हुई है 1994 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 63 का 64 नंबर प्रश्न देखिए। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है। ए ऑप्शन दिया उच्च शिक्षा से, बी ऑप्शन दिया माध्यमिक शिक्षा से, सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों से, डी ऑप्शन दिया प्राथमिक शिक्षा से। तो अपव्यय एवं अवरोधन जो है वह जो 64 नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अपव्यय और अवरोधन जो है यह समस्या मुख्य रूप से जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 65 नंबर। 65 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था भैया? तो यह हुआ था 1959 ईस्वी में। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। 1959 सॉरी कब हुआ था? 1900 मेरे प्यारे दोस्तों 1959 ईस्वी में जहाँ तक है यह हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 1959 यहाँ पर दिया नहीं है। यहाँ पर 1900 जो है 69 दिया हुआ है, तो इसको 59 कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके चलिए, वैसे देख लीजिएगा 1959 होगा या फिर 1900 यहाँ पर 1959 होगा या फिर 1969 होगा, दोनों में से हो सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है, नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, सी में दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और डी में दिया कोठारी आयोग 1964। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नवोदय विद्यालय खोलने का सुझाव
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत किया गया। 67 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो भारत में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ज्ञानेधन डंकन ने। किसने करी थी? ज्ञानेधन डंकन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। क्या करेक्ट है भैया? ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे बढ़े थोड़ा 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है स्क्रीन पर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो भैया कब हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश? सन 1600 में हुआ था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया हुआ है 69 नंबर प्रश्न, शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता जो है प्रारंभ हुई थी। शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रारंभ हुई थी कब से? वैदिक काल से, या फिर बौद्ध काल से, या फिर ब्रिटिश काल से, या फिर मुस्लिम काल से? बताइए। शिक्षण संस्थाओं को भैया आर्थिक सहायता प्रारंभ जो हुई थी वह मुस्लिम काल से हुई थी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 70 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरियाँ आई थी? पुर्तगाली, या फिर डच, या फ्रांसीसी, या अंग्रेज? कौन सी ईसाई मिशनरियाँ आई थी सबसे पहले भारत में? तो 70 नंबर का सबसे करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, पुर्तगाली आए थे सबसे पहले भारत में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़िए 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 71 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करें। 1813 एडी चार्टर का, एडी मतलब ईस्वी, तो 1813 ईस्वी चार्टर की जो मुख्य विशेषता थी वह क्या थी? ऑप्शन ए में दिया भारतीय भाषाओं अरबी फारसी संस्कृत का विकास, बी दिया प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास, सी ऑप्शन दिया है भारतीय शिक्षा, क्या दिया है सी ऑप्शन दिया भैया भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व लेना, या फिर डी ऑप्शन दिया भारत में हिंदू व मुस्लिम धर्म का विकास करना। तो 1813 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम आया था, या फिर चार्टर अधिनियम आया था, उसकी जो मुख्य विशेषता थी वह भैया कौन सी थी? वह विशेषता थी प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास करना। क्या करना? प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास करना। प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास करना। ओके, चलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर प्रश्न दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्या है? व्यापारिक संस्था थी, या धार्मिक संस्था थी, या सामाजिक संस्था थी, या फिर बाह्य मामलों से संबंधित समिति थी? क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह एक व्यापारिक संस्था थी। कौन थी? व्यापारिक संस्था, व्यापार के उद्देश्य से आई थी। अगला प्रश्न है 73 नंबर, चार्टर का पुनरावर्तन होता था कितने साल पर एक चार्टर बदलता था? जैसे 1813 में आया तो कितने साल के बाद में फिर चार्टर अधिनियम आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के? कब आए, मतलब कितने साल पर आता था? तो भैया ऑप्शन ए में दिया 10 वर्ष, बी दिया 20 वर्ष, सी दिया 30 वर्ष, और डी दिया 40 वर्ष। तो जो आता था यह जो कानूनी प्रकार से होता था इस चार्टर में, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में संविधान है, आज के बाद अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो संविधान जिस प्रकार से देश चला रहा है उसी प्रकार से पहले जो है चार्टर बनाया जाता था। तो उस चार्टर में जो है सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो वह चार्टर जो होता था वह 20 वर्षों के बाद आता था पहले। ओके, पुनरावर्तन जो होता था उसका 20 वर्षों पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मैकाले, लॉर्ड मैकाले को भारत कब भेजा गया था? तो लॉर्ड मैकाले को भारत जो है कब भेजा गया था? तो लॉर्ड मैकाले को भारत 1900 जो है कब भेजा गया था? 1834 में। कब भेजा गया था? 1834। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। जो लॉर्ड मैकाले था आखिरकार भारत पर किस पद पर आया था? तो भारत पर जो किस पद पर आया था? ए में दिया सदस्य पद पर, बी में दिया कानूनी सलाहकार, सी में दिया शिक्षा सलाहकार, और डी में दिया आर्थिक सलाहकार। तो वह जो आया था भैया मैकाले, लॉर्ड मैकाले, और कानूनी सलाहकार के रूप में आया था। कब आया था? किसके सलाहकार में? तो कानूनी सलाहकार। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ 1854 की शिक्षा नीति तैयार की थी किसने तैयार करी थी? ब्रिटिश सरकार ने तैयार करी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी तैयार करी थी, या फिर चार्ल्स वुड ने तैयार करी थी, या फिर लॉर्ड मैकाले ने? किसने तैयार करी थी? तो 1854 की जो शिक्षा नीति तैयार करी थी ब्रिटिश सरकार ने तैयार करी थी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न 77 नंबर, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत किस प्रकार की शिक्षा के पक्ष में था? ऑप्शन ए में दिया है निम्न वर्ग के से उच्च वर्ग की ओर, बी दिया है उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर, या सी दिया ए और बी दोनों, या डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा में छनाई का सिद्धांत है वह जो शिक्षा के एक प्रकार से उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की ओर होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न 78 नंबर।
78 नंबर प्रश्न दिया है, सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, यह बात आपको एकदम से गांठ बांध लेनी है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 78 नंबर, किसने कहा था कि वुड का घोषणा पत्र, वुड कौन? चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र है। यह ऑप्शन दिया है स्वयं चार्ल्स वुड, बी दिया है HR जेम्स, सी दिया है वारेन हेस्टिंग्स और डी दिया है लॉर्ड मैकाले। 78 क्वेश्चंस देखने का प्रयास करें। इसका करेक्ट आंसर होगा HR जेम्स। क्या HR जेम्स? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 79 नंबर प्रश्न, चार्ल्स वुड ने शिक्षा संगठन बांटा था, कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2 भागों में, सी ऑप्शन 4 भागों में, डी ऑप्शन 5 भागों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 भागों में। चार्ल्स वुड ने शिक्षा संगठन 5 भागों में बांट रखा था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 80 नंबर प्रश्न देखिए, 80 नंबर प्रश्न है, हंटर आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के नाम से, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से या उपरोक्त में से किसी के नाम से नहीं। तो 80 का करेक्ट आंसर होगा भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से हम जानते हैं हंटर आयोग को। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 81 नंबर प्रश्न देखिए, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए विषय का सुझाव क्या था दिया? किस विषय का? भारतीय भाषाओं के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए, भारतीय और अंग्रेजी भाषा दोनों के लिए, या फिर कोई सुझाव ही नहीं दिया था? तो हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए विषय का जो सुझाव दिया था वह अंग्रेजी भाषा के लिए दिया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न देखिए, गोखले बिल प्रस्तुत किया था, गोखले बिल प्रस्तुत किया था 82 नंबर 1911 ईस्वी में जो है गोखले बिल प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया 83 नंबर, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के जो है अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। कब हुआ था? 1937 में। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न है, वर्धा शिक्षा, क्या दिया है 84 नंबर? वर्धा शिक्षा योजना की क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वर्धा शिक्षा योजना की आख्या प्रस्तुत हुई है। कब प्रस्तुत हुई आख्या? एक प्रकार से ब्यौरा कब प्रस्तुत हुआ, जो आपका जो है मसौदा होता है वह कब प्रस्तुत हुआ? 1937 में ही। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 85 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात पहला शिक्षा आयोग था। ए ऑप्शन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी दिया कोठारी आयोग, सी दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, स्वतंत्रता के पश्चात पहला शिक्षा आयोग जो था वह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे बढ़िए, 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। 87 नंबर प्रश्न है, मुदालियर आयोग को जाना जाता है। मुदालियर आयोग को हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग को। किसके नाम से? किसके नाम से भैया? माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग या फिर मुदालियर आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। हंटर आयोग को किसके नाम से जानते हैं हम? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ओके, ध्यान रखिए कितनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 88 नंबर। 88 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, उसका जो गठन हुआ था 1952 से 53 ईस्वी के आसपास हुआ था। हमने आपको शुरुआत में बता दिया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 89 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा असफल क्यों हो गई थी? तो क्यों हो गई थी भैया महात्मा गांधी की शिक्षा असफल? यहाँ पर हानि की बात कर रहा है। लाभ, हानि, उद्देश्य, कार्य, विशेषता, ये सब हमने बताया था आपको। या जो है तो कौन सा कारक होते हैं उसमें? मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि बिल्कुल, हस्तशिल्प पर बल बिल्कुल, कच्चे माल की बर्बादी बिल्कुल, महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा जो असफल हुई थी, इन्हीं 3-4 और कारण भी हैं इसके। तो ये 3 कारण हैं इसमें। ऑप्शन डी दिया ऊपर सभी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा 89 का। 90 नंबर प्रश्न देखिए, उच्च शिक्षा के अध्यक्ष कौन थे? उच्च शिक्षा के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो उच्च शिक्षा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन, आप सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 91 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की थी, कब हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो समीक्षा हुई थी कब हुई थी? कब हुई थी भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा? 1990 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जनार्दन रेड्डी, क्या दिया हुआ है? जनार्दन रेड्डी समिति का गठन हुआ था। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ था?
तो हुआ था भैया वह डी ऑप्शन 1992 में। ओके। 93 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय का जो जो है पूछा गया है, खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो 1985 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 कहाँ पर दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, हमने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ है भैया 95 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सर चार्ल्स वुड था, कौन था? सदस्य था, शिक्षा मंत्री था, या कंपनी के बोर्ड का अध्यक्ष था, या फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? 95 नंबर प्रश्न बताइए क्या था भैया? सर चार्ल्स वुड कौन था? कंपनी के बोर्ड का अध्यक्ष था, या क्या था? कंपनी के बोर्ड का अध्यक्ष था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, पश्चिमी देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? मतलब किसने किया था? पश्चिमी देशों में मतलब कि यूरोप के देशों में पूर्व माध्यमिक शिक्षा मतलब कि जो माध्यमिक शिक्षा उससे पहले की शिक्षा का प्रारंभ जो किया गया था, कब किया गया था? मतलब किसके द्वारा किया गया था? पेस्टलॉजी के द्वारा, फ्रोबेल के द्वारा, मॉन्टेसरी के द्वारा, या फिर क्या दिया है आपका? मार्गरेट मैकमिलन के द्वारा। तो फ्रोबेल के द्वारा पश्चिमी देशों में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किया गया था, फ्रोबेल महोदय। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने आ चुका है 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ होता है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए में दिया केंद्र के नियंत्रण में शिक्षा, बी दिया प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में शिक्षा, सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों, और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। 97 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, मतलब केंद्र के नियंत्रण में शिक्षा और प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में भी शिक्षा। आज आप देखते हैं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय क्यों है क्षेत्र में, मतलब जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये बातें जोड़ी गई। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर कि डी इस क्या दिया है? डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? 98 नंबर प्रश्न, डी स्कूलिंग जो सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? क्या ए ऑप्शन दिया इवान इलिच, बी दिया है एवरेस्ट रेनर, बी सी दिया है आपका पॉल वुडमैन, और डी दिया है जॉन हाफ। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी के जो लेखक हैं इवान इलिच हैं। कौन है इवान इलिच? ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 99 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? तो भैया 99 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? 1961, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की जो स्थापना हुई थी 1961 में हुई थी। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अरविंद आश्रम स्थापित है। अरविंद आश्रम कहाँ पर स्थापित है भैया? तो अरविंद आश्रम आपका कहाँ पर है? पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। इस प्रकार से हमने सारे मुद्दों को समझ लिया और जान लिया क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चले मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करके अपनी हमदर्दी हमसे जता सकते हैं। तो फटाफट से शेयर करिए भैया। और इसी प्रकार से अगर और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर और भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, उस सब्जेक्ट पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।